कक्षा 10 का विज्ञान का अध्याय 1 हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले भाग में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था तथा उसको संतुलित करना सीखा था। अब दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं तथा सबकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो उसमें हम प्रकार कौन कौन से पढ़ेंगे, वो है संयोजक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और फिर हम देखेंगे उपचयन और अपचयन क्या होता है तथा दैनिक जीवन में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। संयोजक अभिक्रिया क्या होती है? तो संयोजक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक और उत्पादन में पढ़ा था। अभिकारक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्ट लेता है, और उत्पाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो उत्पाद होता है। तो उसमें क्या बोला गया है? दो या दो से अधिक अभिकारक, मतलब दो अभिकारक होंगे हमारे पास, मान लेते हैं वो A+B है, उसमें क्रिया रासायनिक क्रिया होगी और हमें जो उत्पाद मिलेगा वो एकल मिलेगा, वो एक मिलेगा, मान लेते हैं C। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं चूने से। आप सबने चूना देखा होगा जिसको घर में पोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जो चूने का जो सूत्र होता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस जब उसको हम यूज करते हैं पोतने के लिए तो हम क्या दें, हम उसमें पानी डालते हैं, तो उसमें हम वाटर ऐड करते हैं H2O। अभिक्रिया हुई तो हम क्या देखते हैं, हम एक एक्वस फॉर्म मिलता है, जली मिलता है, जो होता है CaOH होल ट्वाइस प्लस कुछ ऊष्मा निकल जाती है। तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मतलब वाटर मिलके CaOH होल ट्वाइस और ऊष्मा का निर्माण करते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, दो अभिकारक हैं, हमें उत्पाद एक मिल रहा है। आप सबने ध्यान दिया होगा जब उसको घोलते हैं पानी में तो बहुत ज्यादा मात्रा में वो गर्म हो जाता है, उसकी सतह अगर छू के देखेंगे जिस कंटेनर में हम उसको वो कर रहे हैं, तो इसलिए संयोजक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। और जो चूना है इससे रिएक्ट करके, पानी से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। अब एक एडिशनल चीज मैं इसमें ये बताने वाली हूँ कि जब हम उसको पेंट कर दिया हमने चूने से किसी दीवार को, तो ये CaOH का होल ट्वाइस 2 बन गया। उसके बाद हम देखते हैं चूने में अचानक से चमक आ जाती है 1-2 दिन बाद। तो वो क्यों होता है? वो ये इसलिए होता है कि पुतने के बाद जब ये हो गया तो ये जो है CO2 से रिएक्ट करता है, जो वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से। तो CO2 से रिएक्ट किया तो ये बनाता है CaCO3, जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से दीवार में चमक आती है। और इसमें एडिशनल चीज ये भी जानने वाली है कि जो CaCO3 है वो संगमरमर का भी सूत्र है, संगमरमर जिसे ताजमहल बना होगा। अब इसमें एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जब कार्बन को हम दहन करते हैं, दहन करना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, हमने पहले ही देखा था, जलने के लिए ऑक्सीजन गैस ही जिम्मेदार होती है, तो बनता है CO2। मतलब अभिकारक 2 है, उत्पाद 1 है, तो वो हो गया संयोजक अभिक्रिया। तो अब हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन के बाद हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो वहां पे हमने क्या देखा था, दो उत्पाद मिलके दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे थे। यहाँ जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे जो है उत्पाद हमारे अभिकारक हमारे पास एक रहेगा
और उत्पाद जो रहेगा हमारे पास एक से अधिक रहेगा, वहां से जस्ट उल्टा। तो जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला जो होता है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। दूसरा होता है वैद्युत वियोजन, और तीसरा जो होता है वो होता है प्रकाशीय वियोजन। तो इसमें हमने देखा कि वियोजन में मतलब अभिकारक का एक से अधिक पार्ट में टूटना। तो जब ऊष्मा की मदद से कोई अभिकारक टूटता है तो उसको हम कह देते हैं कि वो ऊष्मीय वियोजन है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं CaCO3 से। CaCO3 में हमने ऊष्मा दी तो वो बन गया CaO प्लस CO2, तो ये ऊष्मा की वजह से वियोजन हुआ। अब वैद्युत देखते हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे पानी लेंगे, इसमें हम थोड़ा मतलब वैद्युत प्रभाव करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2H2 प्लस O2। इसके बाद जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रकाशीय वियोजन। ये क्या होता है, तो इसमें हम 2AgCl सिल्वर क्लोराइड लेंगे, इसमें हम प्रकाश डालेंगे तो ये बन जाएगा 2Ag प्लस Cl। और जो प्रकाशीय वियोजन से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि श्वेत फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया इस्तेमाल की जाती है, तो हमें आंसर देना है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो इसका जो तीसरा प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तत्व और यौगिक आप समझ गए होंगे, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। अगर नहीं समझे तो आप सेकेंड चैप्टर फिर से देख सकते हैं। तो तत्व और यौगिक तो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब जैसे कोई तत्व है Fe और जो हमारा यौगिक है वो CuSO4 है, तो हमारा जो क्रियाकलाप है NCERT बुक में, तो उसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, उसमें हमने आयरन की जो है नील डाल दी है। तो उसमें हमें देखना है कि उसमें क्या रिएक्शन हुआ और हमें उत्पाद क्या मिला। तो उसमें जो हमें उत्पाद मिला वो FeSO4 मिला, फेरस सल्फेट और कॉपर मिला। तो जो फेरस है मतलब आयरन है वो कॉपर सल्फेट को जो है विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बना लेता है। विस्थापन यही है कि जो कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है, सिर्फ इसमें विस्थापन होता है। और फिर उसका जो फोर्थ पार्ट है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें एक विस्थापन हो रहा था, इसमें दो तत्वों का विस्थापन होगा। तो इसमें क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आदान प्रदान से होता है। एक ये यौगिक है और ये यौगिक है। यौगिक क्या होता है, किसी मतलब तत्वों से मिलकर एक अनुपात में मिलकर बना हुआ पदार्थ। तो जैसे ये एक तत्व है और ये यौगिक है CuSO4, इसमें Cu 1 है और SO4 4 है, इसका एक जो अनुपात है वो फिक्स रहता है। इसे यहाँ पे NaSO4 मतलब सोडियम सल्फेट और जो है ये बेरियम क्लोराइड है। तो इनके बीच में जो हुई अभिक्रिया हुई द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें हमें उत्पाद क्या मिला, तो हमें उत्पाद मिला BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे दो बार विस्थापन हुआ है, Na का भी और Ba का भी। इसमें जो है आयनों का एक्सचेंज भी होता है, जो होता है आयन एक्सचेंज करते हैं। तो दो बार विस्थापन हुआ तो उसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं, और एक बार हुआ तो वो विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब हम पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन क्या होता है। तो उपचयन में जो है पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन का ह्रास होना। ऑक्सीजन की वृद्धि ये हमें याद करना है, और इसमें अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि, ये हमें याद करना है। दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। तो वृद्धि कैसे होती है, जब अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें जो उत्पाद में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो गया, तो जो प्रोसेस हुई उसको हम बोलेंगे उपचयन। और जब
पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई या फिर ऑक्सीजन का ह्रास हो गया तो उसको हम बोलेंगे अपचयन। इसको हम अगर एग्जाम्पल से समझे तो अगर C+O2 रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है CO2। यहाँ पे हमने देखा जो ये है ऑक्सीजन जो है इसमें वृद्धि हुई, तो ऑक्सीजन की वृद्धि को हमने क्या बोला, उपचयन। अब हम दूसरा एग्जांपल लें, CuO+H2 जो है Cu+H2O बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, तो ये जो हो गया अपचयन हो गया। तो हमें ये पढ़ना क्यों पड़ रहा है, तो ये इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, दैनिक जीवन से उसको रिलेट करते हैं। तो जब संक्षारित हो जाती हैं, जैसे लोहे, संक्षारण मतलब किसी भी चीज का खराब होना, जैसे कि लोहे में जंग लगना या फिर चांदी में काली परत चढ़ना या फिर पीतल तांबा का खराब होना, तो ये जो प्रोसेस है वो उपचयन का ही एग्जाम्पल है। जब लोहा जो है Fe जो है बाहर के H2O से रिएक्ट करता है तो वहां पे जो होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो वो उपचयन प्रोसेस होती है। तो यहाँ के साथ हमारा जो ये टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये कंप्लीट हो गया।